हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की जमातें जो हैं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की। और इस हुकूमत के सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ और पार्टनर जो मेन पार्टनर्स हैं इसमें वो आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर, उनके साहबजादे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और उनके बेटे मौलाना असद महमूद जो कि वफाकी वज़ीर हैं, और इसी तरह बाकी जमातें जो कि इस हुकूमत का हिस्सा हैं। 11 अप्रैल को ये हुकूमत वजूद में आती है और 11 अप्रैल के बाद आज अगर देखिए तो जनवरी 11 अप्रैल 2022 को ये हुकूमत वजूद में आई, तो आज जनवरी 2023 है। इस सारे मामले में, इस सारे दुरानिए में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, उस पर बातचीत करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं उमर चीमा से। जी चीमा साहब, आप मुतमिन हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? एजाज, ये डिपेंड करता है कि आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं। अगर तो गवर्नमेंट के हवाले से पूछ रहे हैं कि वो लोग जो कि अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं इन पर पहले क्या बीत रही थी, तो उस लिहाज से तो इनको कोई एक जैसे जिसको कहते हैं ना ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है कि यानी इनके अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। नैब जो है वो उसकी कवानीन में तरमीम कर दी गई, और अगर खान साहब मौजूद रहते तो ये मेरे ख्याल दफन हो चुके होते। ठीक है, यानी अनफॉर्चुनेटली कोई एहतसाब का अमल उस टाइम भी ठीक नहीं था, और जिस तरीके से इन्होंने आगे तरमीम की हैं वो भी कोई बड़ा कोई मुस्तहसन कदम नहीं है। अब बिल्कुल नैब जो है उसके दांत इन्होंने निकाल दिए हैं। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था कि हमारा कोई अदालती निज़ाम बेहतर हो जाता, कुछ चीज़ें अगर मेरिट पर चलती तो शायद कोई उसमें बेहतरी आती। दूसरा ये है कि जो खान साहब हैं उनके बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि तोशाहाना का केस है या फॉरेन फंडिंग का केस है, अगर ये गवर्नमेंट ना आती तो ये चीज़ें कभी ना आती। ठीक है, ये भी दबी रहती। अब ये है कि ये तो है कि एक पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे आती है बात कि अवाम को क्या मिला है इस तब्दीली के नतीजे में, अवाम को क्या मिला है। चीमा साहब, हाँ सबसे अहम बात यह है कि हाँ अवाम को क्या हाँ, मिला। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसके हाँ दो पहलू हैं ना। जी एक जी। तो ये है कि उनकी अपनी सर्वाइवल की जंग है, दूसरा ये है कि अवाम के जो कि उनका एक मरकज़ो महवर होना चाहिए। अवाम तो मज़ीद सफ़र कर रही है। ठीक है, अवाम का ये ख्याल था, अवाम का किसी गवर्नमेंट के बारे में। एजाज़, मैं एक मेरे ज़हन में अक्सर ये बात आती है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लोगों को अगर जमहूरियत के बारे में बताना चाहें तो मैं कैसे बताऊँगा कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो हैं यानी कि जमहूरियत जैसे यानी एक सिस्टम के बारे में कोई उनकी अच्छी राय नहीं है, और वो कोई इस तरह की जिन चीज़ों के बारे में हम फ्री स्पीच की बात कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि दफ़ा हो, सानू यदि कोई परवाह नहीं है। वो क्यों है? अब यह है कि हम सब जो हैं उसको एक अपनी एक नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसको अवाम की नज़र से देखें, अवाम को ना अदालत से इंसाफ मिलता है, अवाम को ना पुलिस जो है वो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, अवाम को महंगाई जैसा जिन जो है वो उसने अपने चुंगल में लिया हुआ है, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर एक शख्स पहले अगर जो है इमरान खान के दौर का कंपैरिजन करें नवाज शरीफ के दौर से, तो उनको लग रहा था कि इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई हो गई है। अब जब वो कंपैरिजन करते हैं इमरान खान के दौर से, महंगाई और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जो बंदा चार चीज़ें ख़रीदने जाता है और वो अपनी जेब में पैसे देखता है, तो बाद में उसको लगता है कि मैं तो एक चीज़ ख़रीद सकता हूँ, तो उसको बड़ी तकलीफ़ भी होती है। और उसको ये चूज़ करने में, इसका इंतखाब करने में कि मैंने चार चीज़ें चाहिए थी, इनमें से मैं कौन सी लूँ, तो उसको और ज़्यादा दुख भी होता है। तो लिहाजा अगर उस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसका जो एक गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि एक तासर ये था कि जो नवाज लीग की गवर्नमेंट है वो जी एक रिलेटिवली समझा जाता था जी कि ये काबिल लोगों पर मुश्तमल होते हैं, इनके पास एक अपनी टीम है। वो मिथ जो है वो भी इस दफ़ा टूट गई है। वो जो मियाँ शहबाज शरीफ की मिथ थी, वो शहबाज स्पीड वाली और वो वाली, वो भी पता चला कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, हो सकता है कि अच्छे मेयर अगर उनको बना दें वो तो बन सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए शायद वो इतने कोई काबिल आदमी साबित नहीं हुए। ठीक है, एक और जो चीज़ है, इसहाक डार साहब हैं, वो
ये तो बाद में कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था कि क्या सूरत हाल है। इसहाक डार साहब जो हैं उनको उस टाइम जो है वो कोई क्रेविंग हो रही थी कि जब उनको सारा पता भी चल गया था, या मिफ्ता इस्माइल थे, तो उनको लग रहा था कि इधर कोई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, नज़र आ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने उनको जो एक वजारत ख़जाना की याद इतनी सता रही थी कि उन्होंने कहा जी कि मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, मैं आऊँगा तो डॉलर जो है उसको मैं पकड़ के नीचे ले आऊँगा। और आते हुए उन्होंने कहा जी कि मेरे आने से ही या सुनने से ही डॉलर जो है वो इतना आ गया तो जी मैं उसको 200 तक लेकर आऊँगा। डॉलर जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। और अब यह है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, कोई जो है मसाइल ऐसे भी हैं कि उधर से जब पहले ये अमेरिकन और दूसरी नेटो की फोर्सेस थी, उधर को हर साल कोई तकरीबन को $20 बिलियन आ रहा था, ठीक है। अब यह है कि उधर भी डॉलर की कमी है, बाज़ का इधर से कोई वो स्मगलिंग की बातें हो रही होती हैं, कस्टम वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि इधर से हो नहीं रहा, ये डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही दफन हो रहा है। लोग जो हैं वो चूँकि अभी मार्केट में 3 रेट चल रहे हैं, एक इंटर बैंक है, एक जो है आपको बताने वाला रेट है, एक जो है आपका ख़रीदने वाला रेट है। तो ओवरऑल सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसमें आगे क्या बनेगा, अगर आप किसी से पूछ लें ना, यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट का बंदा, उसको पूछ लें कि इलेक्शन में आप जाएंगे, तो इनको ये एक डरावना ख्वाब लगता है कि इनके लिए ये जो बात है ना कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, एजाज़ मेरा ना इसके बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये इवन इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए में आप जब आपके ना कि जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है वो कर रही है, लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर आप उसको इस तरह से बयान करें ना कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इनकी वजह से फ़लाँ गवर्नमेंट आई, जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने दौर में ये कहते थे जी कि इसको लेकर आए हैं इमरान खान को, तो आप गरीब आदमी को जवाब दें कि जो फ़लाँ चीज़ है इतनी महंगी हो गई है, तो लोग जो हैं तब फिर वो फ़ौजियों की तरफ वो बढ़ते थे जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है। इमरान खान आए हैं तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी मैं कह रहा था कि मुझे बचा लें, ठीक है, इनको ना आने दें, तो ये आई हैं तो इसकी वजह से मईशत कितनी ख़राब हुई है। मैं ये नहीं समझता कि पहले को बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक अगर कोई अच्छी चीज़ें चल रही थी तो इतनी जल्दी वो एक दड़न तख्ता तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक्सक्यूज़ जो है ये गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो ये नहीं कह सकते, हाँ अगर वो 5 साल के बाद आए होते तो वो कहते जी कि इसने तो पीछे कुछ छोड़े ही नहीं है, अब हम क्या करें, हमें इतना टाइम चाहिए। ये जब इन्होंने ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ली है, और मैं एजाज़ इस थ्योरी पर भी बिलीव नहीं करता, हमने बहुत सारी बातें सुनी ज़रूर हैं कि जी वो कोई चेंज आ रही थी या वो चेंज लेकर आ रहे थे। ये जिस आपके भी नॉलेज में है ये बात कि जब ये इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, और उस टाइम पहले तो इमरान खान जो हैं वो गए जनरल बाजवा के पास कि जी आप मुझे बचाएं, उनको रोके। उन्होंने कहा जी कि ऐसा अपनी तौबा दा ऐलान किया है कि हम जो है सियासत में नहीं आएंगे, हम ये कर सकते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जाके बाकी जमातों को इकट्ठा किया, उनसे बात की, जिसमें जनरल बाजवा गए, DGI गए, और उन्होंने कहा कि भाई इसको 26 मार्च को, हाँ 26 मार्च को, जी। तो उन्होंने कहा कि आप इनको इसको टर्म कंप्लीट करने दें, ठीक है। उसमें जो है बिलावल साहब, वो भी, उनको भी महंगाई से बड़ा एक अवाम के गुर्बत का बड़ा एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा जी नहीं अवाम मर रहे हैं, तो उसमें आगे जनरल बाजवा ने कहा जी कि आप जो है यानी कि आपने गरीबों के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो खैर उन्होंने जब रिक्वेस्ट की इनसे कि भाई आप ना करें ऐसा, तो आगे से जवाब आया, उन्होंने कहा जी कि अगर आप, इसका मतलब है कि आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हाँ कि अगर आप हमें दबाएंगे तो हम अवाम को बताएंगे जी कि ये इमरान खान से हमारी आप लोगों की जान छुड़वाने के रास्ते में रुकावट है। उन्होंने कहा ठीक है आप भी कर लो, ठीक है। तो मुझे अच्छा ये वो बात भी कई दफ़ा होती है ना, हमें क्यों लेकर आए। अब ये आए खुद हैं और अपने शौक से आए हैं। अब इनके पास चूंकि ये जवाब भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि जी इन्होंने ख़जाना खाली किया हुआ था, मईशत तबाह की हुई थी। आगे से सवाल ये आता है कि भाई अगर उन्होंने किया हुआ था तो तुसी की लैन आए सो, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम था। लिहाजा ये है कि अब इनके होते हुए जो कुछ होगा, इनके पास किसी को मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने की कोई गुंजाइश नहीं है, और आगे इन्हें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, ये भी एक बंद गली में दाखिल है। आगे क्या होगा, यानी दिन ब दिन मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। और जो इससे बड़ी एक बुरी खबर है वो ये है कि अगर कोई और भी आ जाए तो फ़ौरन सोल्यूशन किसी के पास नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो मौजूद है आप उसको लान तान कर सकते हैं कि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। अगर इमरान खान जो है आज इलेक्शन हो ना तो खान साहब भी आ जाएं, तो उन्होंने कुछ 3-4 साल तो इस तरह निकाल जाने हैं जी कि इन्होंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा तबाही की है। तो लिहाजा मुझे महंगाई भी बढ़ानी पड़ रही है, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर की कीमत जो है डॉलर और महंगा होगा। तो जो है ओवरऑल इस सारे अमल में, इस पावर स्ट्रगल में अवाम जो है ना वो पिस रहे हैं। उमर चीमा साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो बातें बताना पसंद करूंगा। एक तो ये है कि आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया, मैं उसका बैकग्राउंड और उस वाक़या बताना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग आए कि ये क्या है। और फिर इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं और उनकी तनकीद की हदफ क्या है और एक्चुअल हदफ क्या होना चाहिए, वो उसको भी हम बात करते हैं। एक तो ये है कि 11 मार्च को इमरान खान साहब जनरल बाजवा से मिले थे। 11 मार्च 2022 को यहाँ पर एक एयरफील्ड में एक तकरीब थी, वहाँ पर ये अलग कमरे में असद उमर थे इनके साथ और गालिबन डिफेंस मिनिस्टर भी थे परवेज़ खटक साहब। तो इन्होंने इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कहा, आर्मी चीफ को कहा कि देखिए कि ये जो है ना अदम एतमाद की कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप हमारी हेल्प करिए, आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी मुलाकात करा दें, लेकिन हम अपना रोल कोई प्ले नहीं करेंगे, यानी कि आपको बचाने का रोल प्ले नहीं करेंगे। 26 मार्च आ गई। 26 मार्च को इन्होंने मीटिंग की। इस दौरान एक और वाक़या भी हुआ कि ये एक दफ़ा ये जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ है ये अपने घर पे थे, तो इनको डिफेंस मिनिस्टर जो है परवेज़ खटक साहब, ये उनके घर गए और अपनी गाड़ी में उनको बिठा कर ले आए, वज़ीर आज़म से मुलाकात करा दी, वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करा दी और वहाँ पर कैबिनेट के और लोग भी बैठे हुए थे और ये बात हो रही थी कि जी ये तो तरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है ना बातें कर रहे थे। तो गालिबन अली जैदी ने ये बात कही कि अगर अपोजिशन जो है वो अपनी नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो वापस ले ले तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर सकते हैं, कर दे। हाँ। ठीक है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, तो जनरल साहब आप इसके ऊपर कुछ करें। तो इस पर आर्मी चीफ ने जो अपने DG ISI हैं नदीम अंजम, जो मौजूदा DG ISI हैं, उनके ज़रिए तमाम सियासी जो रहनुमा अपोजिशन के उन सबको दावत तवाम दी। ISI का जो मैस है यहाँ पर मारगला रोड पे, वहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो गए। और अब आप देखें कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत से ख़त्म करना चाहते हैं और उधर एक कॉल आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। खैर ये चले गए उधर। तमाम लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, गालिबन शायद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, आसफ अली जरदारी वो मौजूद थे, उनके बेटे बिलावल भुट्टो वो मौजूद थे और बिलावल भुट्टो के साथ साथ अख्तर मैंगल ये मौजूद थे और जो भी इनके इत्तेहादी हैं अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन के, वो बात सारे क्या थे। हुई थी? हाँ। बात क्या हुई? बात ये हुई कि वहाँ पर जनरल बाजवा ने इन्हें कहा कि जी हालात ठीक नहीं है, तो अगर आप वापस ले लेते हैं अदम एतमाद की तहरीक वापस ले अदम लेते हैं। एतमाद की अगर आप तहरीक वापस ले लेते हैं तो वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राजी हैं इस बात पे कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि देखें आप इस राह में रुकावट ना बने, अगर आप हमें रोकेंगे तो हम जाके पब्लिक में बताएंगे कि आप हमें कोर्सिवली रोक रहे हैं। तो इस तरह से फिर वो असम्बलियाँ ना टूटने का मामला हुआ और अपोजिशन के जो लोग हैं वो नहीं माने। एट दैट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है हमने यहाँ पे गालिबन गुफ्तगू भी ये की थी कि ये इस तरह की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का हमने जिक्र भी किया था और हमें उस वक्त भी बताया गया था कि ये मीटिंग हुई है जिसपे कोई मामला तय नहीं पाए। तो क्या ये आपको कौन बताता है इस तरह की चीज़ें? आप बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं। चीमा साहब मुझे आप ही बताते हैं और चीमा साहब आप ये देखें ना कि अब इन्होंने हुकूमत गिराई और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का उस वक्त साथ नहीं दिया कि हम खड़े करें। और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही थी? इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही थी कि शायद जो है हुकूमत है वो अपना आप बचा लेगी। हाँ। क्योंकि उनके पास एक ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी था। इंटेलिजेंस फेलियर था क्योंकि उनके पास 1989 1990 की जो बेनज़ीर भुट्टो की नो कॉन्फिडेंस थी और उसके बाद और एग्जांपल्स भी थी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस फाइल करवाई थी। एजाज ये एक तो वो नाकाम हो गई थी, तो ये सोच रहे थे कि ये भी कामयाब हो जाएंगे। एजाज अपने ये भी एक अपनी तरह की हिस्ट्री है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके 20 लोग जो हैं वो उसको छोड़ जाएं। जी हाँ, ये आज तक नहीं हुआ। इवन जब जुल्फकार अली भुट्टो के भी क्राइसिस आए थे, को 2 लोग छोड़कर गए थे।
जो खर साहब थे एक और उनके साथ एक और बंदा था। यही आज तक नहीं हुआ कि इतने बंदे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अपने छोड़ के चले जाएं। अच्छा, उसको बजाय इसके कि वो कोई एक अपनी इंटरनली कोई एक इंट्रोस्पेक्शन हो कि बंदा सोचे कि यार ये बंदे क्यों जा रहे हैं, कि कोई मेरे एटीट्यूड का मसला है, मैं अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रहा। एक लीडर के लिए ये एक चैलेंज है कि उसके लोग जो हैं, अच्छा उन्होंने उनको ऐलान तान करना शुरू कर दिया। तो एनीवे ये एक हिस्ट्री है। ओवरऑल जो है वो चीज़ जो कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक थी, वो अल्टीमेटली ब्लेसिंग होगी। और ये इसमें जो एक ना इस बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा, 2 एग्जांपल्स बड़ी ज़रूरी है ऐड करनी। एक एग्जांपल है उसमें नूर आलम खान की, जो कि आजकल हमारी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, खैबर पख्तूनख्वा से MNA है। ये नॉन आदमी है जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इमरान साहब की PTI में रहते हुए PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में उठ के तकरीरें करते थे और ये कहते थे ये अवाम के ख़िलाफ़ हुकूमत हो रही है, महंगाई हो रही है और तर्ज़ हुक्मरानी ये ठीक नहीं है, खड़े होकर तकरीरें करते थे। और इनका जो इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद या इमरान खान के बारे में जो ओपिनियन थी वो बड़ी पब्लिक थी। 2-3 और लोग भी थे। ख्वाजा शिराज की हम बात कर चुके हैं, तोसा से MNA थे। वो इसलिए तनकीद करते थे कि वो कहते थे कि जो चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, जिसको टिकट उन्होंने लेके दी थी, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, बल्कि उनको विक्टिमाइजेशन नहीं एजाज, ये तो वो लोग हैं ना कि जो पब्लिक थे। जी हाँ, इवन जो बाकी हैं जिनको ISI के जरिए इमरान खान साहब इधर लेकर आते थे, क्या इनको पता नहीं था कि ये लोग अपने खुद नहीं आ रहे? इसका मतलब है कि वो लोग उनसे नाराज हैं। तो सरफराज बुगटी ने तो जब मनी बिल दिया जा रहा था, उससे पहले मनी बिल इन्होंने पास करवाया था 2020 का 2021 का, सरफराज बुगटी ने एट दैट टाइम उसने इमरान खान साहब ने खाना दिया। रात को बैठे हुए थे खाने पे, तमाम इत्तेहादी और भी थे, तो सरफराज बुगटी बैठे हुए थे। तो इमरान खान साहब ने टेबल पे आए और उन्होंने कहा कि सरफराज बहुत शुक्रिया तुम आए, जो खान साहब का एक स्टाइल है। तो सरफराज बुगटी ने कहा जी मैं आपके कहने पे नहीं आया, मुझे उन्होंने बुलाया, यानी कि एजेंसी ने बुलाया, ISI ने। अच्छा एजाज, ये तो है ना, ये मर्द हजरात की हम बात कर रहे हैं। जो औरतें हैं, मसलन वो बरवाना है, गुलाम बीबी बरवाना जंग से जी, उनको जब लाया गया उसी टाइम पे, तो ISI की गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी कि ये रास्ते में कहीं इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, एक MNA उधर से थे मुल्तान से, उनको फोन किया जनरल फैज का। उन्होंने कहा कि मैं जहाज भेजूं आपको लाने के लिए या बंदे भेजूं? उस वक्त जनरल फैज आ गए थे? नहीं, फैज थे ना, पहले की बात बता रहे हैं। जी हाँ, तो फैज थे। तो ये इस तरह की जब सूरत हाल हो, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैं कप्तान तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले लोग जो हैं वो मेरे साथ नहीं हैं, उनको एक ज़बरदस्ती जबर के ज़रिए लाया जा रहा है। तो वो टाइम था कि आप उनको अपने साथ रखते। एनीवे, ये तो एक माजी की बात है। अब ये है कि खान साहब जो हैं, यानी कि वो उनके अपने मसाइल हैं, PDM के अपने मसाइल हैं। अब यह है कि इस सूरत हाल में अवाम का क्या बनेगा। अच्छा उमर, मैं एक बात कहूँ जो हमें खुल के शायद हम बात नहीं कर सके, हम वजूहात सारी बयान किए हैं कि लोगों का हाल क्या है। आपने बड़ी खूबसूरती से सागदार साहब के बारे में बात बताई, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात हुई। उमर चीमा साहब, जब लोगों ने इस बात को देखा ना कि इमरान खान को निकाल कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और बेटा वज़ीर आला है, ये लोगों का इतना गुस्सा है इस बात पे। और दोनों कौन है? दोनों के ऊपर चोरी का मुकदमात FIA ने फाइल किए हुए हैं। और आपको पता है चीमा साहब, ये जो राय तायर थे DG FIA, वो क्यों हटा दिए गए थे? वो इसलिए हटा दिए गए थे कि राय तायर को इन्होंने, मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो FIA ने मुकदमा किया हुआ है हमारे खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा किया हुआ है, TT का जो मुकदमा था, वो वापस ले लें। उसने कहा था जी मैं तो ये काम नहीं करता हूं, उसको हटा दिया आपने। ये इनकी माइंडसेट है। और गो के जो हमजा शहबाज है वो वज़ीर आला के तौर पे कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन एक तासुर तो देखें ना, अलमिया देखें एक। और इसमें उमर चीमा साहब ये बात माने, इसमें जो कसूरवार हैं वो शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़े कसूरवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो उधर लंदन में बैठे हुए हैं। और जब भी रेवड़ियां बेचते हैं ना या तकसीम करते हैं, तो वो अपने खानदान में आकर बेचते हैं। और ये कितना बड़ा अलमिया है कि आपका इतना तजर्बा है और जो ये पावर पॉलिटिक्स को आप बहुत समझते हैं। और पाकिस्तान का अगर कहें कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन तो वो मियां नवाज शरीफ है। लेकिन आप अलमिया देखें,
एक तरफ जो है पंजाब की इसमें हमजा शहबाज शरीफ है और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार है जी। यानी कि कैसे कंपटीशन है कंपटीशन कि क्या है? कैसे कैसे बंदे आए हैं इधर जो हुक्मरानी के लिए। तो अब ये है ना, इसमें क्या एंगल है कि एक तो ये है कि एक तरफ डायनास्टी आ जाती है जी हाँ। और दूसरी तरफ क्या आता है कि आप जो है कोई डमी किस्म के बंदे रखते हैं ताकि पंजाब आपके हाथ से ना चला जाए। यानी कि आपके खौफ जो हैं, आप अगर खुद इतने कॉम्पिटेंट हो तो आपके ये खौफ मौजूद ना हो। नहीं, और लेकिन अब एजाज बात solution ये क्या है, सोल्यूशन ये है, देखें जो इस टाइम मुल्क के मसाइल हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात समझता हूँ कि कोई एक पार्टी के बस की बात नहीं है। हमारे एजाज इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अगर मैं और आप भी एक मसला पकड़ लें और उसको हल तलाश कर लें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है, इधर हर आदमी जो है वो अकेले में करना चाहता है, ना इमरान खान कर सकते हैं, ना ये पीडीएम कर सकती है, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो। कुछ चीज़ें जो है ना उन पर कंसेंसस ज़रूरी है। आपको एक तो नफ़रत की सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी। नफ़रत की सियासत से आज तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर पाया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस नफ़रत के कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया होता है, अपनी सियासत के लिए वो फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। नफ़रत से मुल्क तरक्की नहीं करता। तो दूसरा ये है कि आप इकानमी पे कोई एक तय कर लें कि हमने फ़लाँ इश्यूज़ जो हैं उन पर सियासत नहीं करनी, बाकी चीज़ों पर आप कर लें। अदरवाइज़ ये होता है कि इकानमी सियासत की इतनी नज़र हो गई है कि वो दिन ब दिन डाउन जा रही है और इस सियासत की वजह से कोई भी रिफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो मैं हल दे रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इस पर कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि अगर ये सारे एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत के तीर बरसाते रहे तो ये मुल्क का खुदा हाफिज़ है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान आज जिस हाल में है उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट्स ने, चाहे वो जजेस हों आला अदलिया के, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सियासतदान हो, और चाहे हमारी फ़ौज और इसकी खुफिया इदारे हों, तमाम ने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं। किसने ज़्यादा डाला है वो भी हमें पता है, और हम उस पर अक्सर बात करते रहते हैं और हम दलील के साथ और मालूमात के साथ बात करते हैं। लेकिन जो मौजूदा दौरे हुकूमत में हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है। इस सारे मामले का हल क्या है? हल ये है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिल बैठें और तमाम सियासी क़ुव्वतें बैठकर कुछ बुनियादी इशूज़ को तय कर लें, और उनमें बुनियादी इशू है नफ़रत की सियासत ख़त्म करें, पाकिस्तान की इकानमी को तरक्की दें, और सबसे अहम इन सारी चीज़ों से लिंक है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर उनको सियासत से परे करें ताकि उनकी भी इज़्ज़त हो, आपका मुल्क भी तरक्की करे, और अब पाकिस्तान भी आगे बढ़े, और जो गुर्बत और इस महंगाई है उसका भी ख़ात्मा हो, क्योंकि ट्रेड होगी, स्टेबिलिटी होगी तो तभी ये सब कुछ होगा। आप हमारा ईमेल एड्रेस देख रहे हैं नीचे, हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। आप कोई मालूमात हो तो शेयर कर सकते हैं। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए।